हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 7, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि विभिन्न जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो प्रकृति में ज्ञात जो तत्व हैं, अभी तक के तो ज्ञात 118 हैं, लेकिन पहले जो है डॉर्ब्राइनर ने अपना तत्वों को डॉर्ब्राइनर टिक दे के वर्गीकृत किया। फिर उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। फिर उसके बाद तीसरे जो आते हैं वो है मेंडलीव। मेंडलीव जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, पीरियड्स के रूप में क्या किया, जो तत्व है उनको अरेंज किया, एक सारणी के रूप में क्या किया, अरेंज किया। किस आधार पे किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। जैसे कि सपोज करो कि कोई भी 3 तत्व ले लेते हैं, मान लो ये ए है, ये सी है, ये बी है। ए का जो है वो 2 है, बी का है 10 और इसका है 20। तो परमाणु भार जो है इन तत्वों के ए बी सी के ये है, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेगा, 2 पहले आएगा, फिर इससे बड़ा क्या है 10, 10 पहले आएगा और फिर क्या आएगा 20। तो इस तरीके से बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने क्या किया, विभिन्न तत्वों को क्या किया, एक सारणी के अंदर यानी एक चार्ट के रूप में क्या किया, अरेंज किया। इस तरीके से अगर आप हम बुक में अगर हम लोग देखते हैं, बुक में आपको दिखाती हूं मैं, तो देखो ये आपकी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, है ना। आप देख रहे हो कि विभिन्न तत्व जो है वो क्या कर रखे हैं, एक टेबल के रूप में उसने क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। तो सबसे पहले जो सारणी दी गई वो मेंडलीफ के द्वारा एक प्रॉपर सारणी दी गई, उसके बाद जो है आधुनिक आवर्त सारणी आई। तो जो मेंडलीफ है उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को एक सारणी में अरेंज किया और उसी के आधार पर उन्होंने नियम दिया, आवर्त नियम जिसे कहा जाता है मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है वो 1 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। क्या था ये नियम, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। रिपीट होना मतलब अगेन एंड अगेन होना, एक ही चीज वापस होना, ठीक है। तो तत्व जो होते हैं उनके गुणधर्म और परमाणु भार और आवर्त, ठीक है, इससे एक नियम बन रहा है, क्या है कि विभिन्न तत्व जो हैं या विभिन्न जो तत्व हैं उनको अगर हम बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब अगर मान लो तत्वों को ए बी सी डी, ठीक है, तो अगर हम इनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अरेंज करते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है अरेंजमेंट के बाद ए के गुणधर्म से मैच करे, डी से मैच करे। आ रही बात समझ में? तो यही इनका ये नियम था कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर अरेंज करते हैं तो तत्वों के गुणधर्म वापस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, आवर्ती फलन होता है गुणधर्मों का, यानी गुणधर्म वापस से शो होते हैं नेक्स्ट तत्वों में। समझ में आ गया, ठीक है। फिर आता है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई थी। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखो मेंडलीफ ने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में वर्ग बनाए। ऐसे एक तो हुई ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे खड़ी पंक्तियां बनाई, समझ आ रहा है, और दूसरी पंक्तियां ऐसे लेटी हुई बनाई। इस तरीके से एक तो खड़ी पंक्तियां बनाई और एक लेटी हुई बनाई। खड़ी हुई जो पंक्तियां होती हैं उनको उनने वर्ग बोला और जो इस तरह से लेटी हुई है उसे उसने क्या बोला, आवर्त बोला। समझ में आ रहा है बात। और अगर हम सारणी को मैं आपको शो करती हूँ तो देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो नंबर 1 डला हुआ है, सेकंड डला हुआ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, 6th 7th और ये 8th, है ना। तो ये सारे जो अगर इसको इस तरीके से चलते हैं तो ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग वर्ग हैं। और ये देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 नंबर डला हुआ है बुक में, तो ये इस तरीके से चलते हैं। तो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं और ये हमारी आवर्त कहलाती है और खड़ी वर्ग कहलाती है। वर्ग में आप फिर से देख सकते हो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गए, उपवर्ग। वर्ग को उसने वापस क्या किया, उपवर्गों के अंदर बांटा। समझ आ रहा है। तो मेंडलीव के जो वर्ग थे उनको उसने ए और बी, मतलब यहाँ ये वर्ग है पहला, उसमें ए और बी, फिर दूसरे को भी ए और बी, तो ये उपवर्ग के अंदर उसने बांटा वर्गों को, ठीक है। और वर्ग की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, वर्ग की संख्या कितनी रखी है उसने, 8 रखी।
उसके बाद उसने क्या किया, तब तक थी ये जब तक नोबल गैसेस की खोज नहीं होती। नोबल गैसेस क्या होती है बेटा, जो नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनका वैलेंसी कंप्लीट होती है, जिन वैलेंसी जो होती है वो कंप्लीट होती है, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, न कम होती है न ज्यादा होती है। तो जो स्थायित्व होता है इन नोबल गैसेस के अंदर वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट उनका पूरा होता है। इसकी वजह से ये जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती है। जीनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये जो गैसेस होती है ये हमारी नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये बाद में खोजी गई। तो फिर मेंडलीफ ने क्या किया, एक अलग वर्ग बनाया जिसको नाम दिया उसने यहाँ पर जीरो, आगे की तरफ उसको रख दिया, और यहाँ पर आपके जीनॉन और क्रिप्टॉन इस तरीके से जो गैसेस है वो उसमें इसने क्या की, नोबल गैसेस को रख दिया, ठीक है, जीरो वर्ग बनाकर। उसके बाद ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गों की संख्या कितनी थी, तो वर्ग की संख्या है 8। उसके बाद देखो क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे लेटी हुई, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल पंक्तियां थी हमारी संख्या है 6। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीफ, पहला क्वेश्चन जो छोटा बनता है 1 नंबर का वो मेंडलीफ का आवर्तनीय नियम लिखिए। दूसरा जो बनता है कि वर्ग और आवर्त की संख्या बताइए, तो वर्ग तो थे टोटल 8 और आवर्त थे उसके 6। समझ आ गया। फिर उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो उसका कितना होगा 1, ठीक है, फिर यहाँ हीलियम है तो इसका 2, ठीक, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ गया तो इसका हो गया 3। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया उसने, तत्वों को क्या किया, अरेंज किया। फिर उसने देखा कि जैसे कि सपोज धातुएं हैं, एग्जाम्पल में अगर लेती हूँ धातु, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये धातुएं हैं आपकी। तो इन धातुओं के लक्षण क्या होते हैं, कठोर होती है, हम उसको तोड़कर क्या तोड़ नहीं सकते इजीली, पीट कर हम चद्दर बना सकते हैं। तो ये धात्विक गुणधर्म होते हैं, राइट। तो ये जो धात्विक गुण यानी जो एक जैसे गुणधर्म रखने वाले तत्व हैं उसको उसने एक ही वर्ग में, मतलब एक खड़ी पंक्ति के अंदर अरेंज किया। ये इसकी क्या थी, विशेषता थी, ताकि क्या हो, तत्वों का जो गुणधर्म है वो वापस क्या हो सके, रिपीट हो सके। उसके बाद एक कुछ तत्वों की उसने भविष्यवाणी की और सारणी में उनके लिए जगह खाली छोड़ दी, जैसे कि इसने यहाँ पर तत्व लिखा ए, फिर यहाँ पर उसने सी लिख दिया, जगह छोड़ दी, बी अभी तक ज्ञात नहीं है तो बी क्या होगा, अब ज्ञात होगा, इस तरीके से बोलकर उसने क्या की, जगह खाली छोड़ दी। कौन कौन से तत्वों के लिए जो खाली जगह छोड़ी, उसने कहा कि एका बोरोन नामक तत्व खोजा जाएगा, एका एल्यूमिनियम नामक तत्व खोजा जाएगा, और एका सिलिकॉन नामक तत्व के लिए उसने खाली जगह छोड़ी अपनी आवर्त सारणी में। और ये बात सही भी हुई, एका बोरोन की जगह आज की डेट में क्या आया, स्कैंडियम नामक तत्व रखा जाता है। एका एल्यूमिनियम की जगह जो तत्व रखा गया वो गैलीनियम है, और एका सिलिकॉन की जगह जो रखा उसे आज के टाइम में हम जर्मेनियम कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये क्या थी, मेंडलीफ की जो सारणी थी उसकी क्या थी, विशेषताएं। अगर हम लोग देखते हैं तो देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा। तो ये देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये अब इसके अंदर ये जो आप खड़ी लाइनें देख रहे हो जिसपे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये खड़ी लाइनें 1 2 3 4, कर्सर देखना मेरा कहाँ है, ठीक है, 7 ये 8 है ना, तो इसको इसने वर्ग बोला। फिर यहाँ पर ये खड़ी पंक्तियां आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाली, यानी एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, यूं पांचवी ये और ये छठी। तो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें उसने क्या बोला, आवर्त बोला। समझ में आ गया। अब उसके बाद उसने देखो क्या बोला मैंने कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा। देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, बी के नीचे 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, फिर 16, फिर 19, है ना, यानी 1 से शुरू हुआ, फिर 6 आ गया, फिर 8 आया, 8 से बड़ा 10 आया, फिर 10 से बड़ा 12। तो ये बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को किया है ना। फिर यहाँ पर 23 है, फिर 24 है, फिर 27 है, फिर 28 है, फिर 31 है। तो ये क्या हुआ, उसने अपने जो तत्व हैं उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया।
फिर उसने बोला कि जिसके भी गुणधर्म एक जैसे होंगे उनको क्या क्या करा उसने, एक ही वर्ग के अंदर रखा, ताकि तत्वों के जो गुणधर्म है वो रिपीट हो सके। जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म समान थे उसको उसने क्या किया, एक वर्ग में रखा। तो ये जो है आवर्त सारणी किसकी है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। समझ में आ गया। लेकिन फिर भी क्या थी इसके जो सारणी थी, अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि उसने कुछ तत्वों की क्या की, भविष्यवाणी करके जगह खाली छोड़ी। तो ये देखो ये टेबल के अंदर आपको क्या दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये उसने किसके लिए छोड़ा, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन यहाँ पर आएगा, ये बोलकर उसने क्या की, जगह छोड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो सारणी है उसके बारे में उसने क्या किया, बताया। लेकिन फिर भी क्या थी, कुछ कमियां उसके जो आवर्त सारणी उसमें देखने को मिली। तो हम लोग अब कमियां देखेंगे कि क्या क्या कमियां उसकी आवर्त सारणी में थी। देखो अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की कमियां क्या है और दोष क्या है। ठीक है, तो देखो पहला कमी है, सबसे पहले कुछ जगह पर बढ़ते परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं किया उन्होंने कहा कि नियम जो दिया था कि तत्व के गुणधर्म जो होते हैं बढ़ते परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो क्या थी, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद ही अपना नियम क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि उनको क्या करना था, समान तत्व समान गुणधर्म वाले तत्व को क्या करना था, एक ही वर्ग के अंदर उनको क्या करना था, अरेंज करना था। तो उन्होंने अपना नियम क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे कि आयोडीन होता है, इसका परमाणु भार कितना है, 126.9 है ना। टेल्यूरियम जो होता है जिसका सिंबल होता है Te, उसका परमाणु भार होता है 127 यानी 127.6 होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले कौन आएगा, कायदे से तो अगर उसका मेंडलीफ का नियम हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आयोडीन पहले आना चाहिए और टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसका परमाणु भार कम है और इसका क्या है, ज्यादा। लेकिन उन्होंने अपना ये नियम क्या कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने किसको, पहले टेल्यूरियम को रखा और बाद में किसको रखा, आयोडीन को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है समान गुणधर्म वाले तत्व अलग अलग वर्ग में, असमान वाले गुणधर्म एक वर्ग में रखे गए। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो सारणी के अंदर ये फ्लोरीन दे रखा है F, ठीक है, और इधर नीचे दे रखा है Mn यानी मैग्नीज दे रखा है। मैग्नीज और फ्लोरीन, फ्लोरीन तो गैस है, मैग्नीज से उसके गुणधर्म कैसे मैच करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो मैग्नीज और फ्लोरीन को क्या कर दिया, दोनों के ही गुणधर्म अलग है लेकिन उनको क्या कर दिया, एक सीरीज में उसने रख दिया। तो ये चीज भी क्या थी, गलत थी। फिर है हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया और समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक क्या चीज होती है बेटा, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान। स से क्या, समस्थानिक, स से संख्या, स से समान। याद रखने का तरीका है कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है तत्व के परमाणुओं की, लेकिन भार क्या होता है, अलग होता है। तो समान क्या चीज होती है, समस्थानिक में समान होती है संख्या, तीनों ही चीजें स से है। तो स से समस्थानिक, स से संख्या, स से समान। ठीक है, तो परमाणु संख्या समान होती है और भार क्या होता है, अलग अलग। तो समस्थानिक को भी कोई स्थान उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो ये देखो है ना, यहाँ पर देखो आप लोग अगर देखते हो तो ये फ्लोरीन हो गया और ये मैग्नीज हो गया, उसको उसने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। और हाइड्रोजन है, इसको तो बेचारे को क्या कर दिया, बाहर ही निकाल दिया, बिल्कुल है ना। ये आवर्त है उसके 1 2 3 4 5 और 6, इन आवर्त में तो उसने हाइड्रोजन को क्या किया है, रखा ही नहीं है। आवर्त को उसने क्या कर दिया, आवर्त के क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर रख दिया और समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। इसीलिए इस आवर्त सारणी की जगह फिर आधुनिक आवर्त सारणी आई, और जो कि आज भी मान्य है, जो किसकी है, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नोट्स है इसके मैं आपको दे दूंगी। क्वेश्चन इसमें से जो बनते हैं वो आपको पूछे जाएंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए, इसकी कोई भी 2 कमियां लिखिए। या फिर छोटा क्वेश्चन अगर पूछता है कि किन तत्वों की जो भविष्यवाणी है वो की गई और उन तत्वों के आधुनिक नाम बताइए। सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन, 3 तत्व के पुराने नाम और आधुनिक नाम, ये पूछ सकता है।
फिर उसके बाद आवर्त और वर्गों की संख्या पूछ सकता है, और फिर आवर्त नियम जो है मेंडलीव का वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपकी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसको आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें।